नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। नाउ देयर आर bases which does not contain OH ions but with water they release OH ion। ऐसे भी कुछ बेस हैं। सो देयर आर bases which does not contain OH ion, उनमें OH ion नहीं होते, but in water they release OH ion। ऐसा कैसे हो सकता है? रिलीज OH ion, OH ion नहीं होता बट वाटर में OH ion रिलीज कर देते हैं। एग्जाम्पल अमोनिया NH3, दैट इज अमोनिया। सो अमोनिया इज दैट काइंड ऑफ बेस। जैसे कि अगर NH3 को वाटर में डाल दिया जाए तो वाटर में डाल दिया जाएगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा NH4 प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस। ऐसा कैसे हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये दो तरीके से टूट जाता है। अमोनिया को अगर पानी में डाला जाएगा तो अमोनियम आयन बन जाएगा, अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसने OH आयन दे दिया। ऐसा कैसे हुआ ये हम देखते हैं। नाउ जो अमोनिया है वो उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो N है वो 2 और 5 का उसका जो कन्फिग्रेशन है वो है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्योंकि जितने हाइड्रोजन के पास है उतने ही उसको देगा, दोनों तरफ से इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो दोनों इक्वल शेयरिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस हाइड्रोजन से भी इसने 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने भी ले लिया। तो इसने कहा तुम लोगों ने हमसे 1 लिया है तो मैं भी तुम लोगों से 1 ले लूँगा। तो अब इस तरीके से इसने इनसे बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए तो इनको कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये सारे जो हैं ये 3 जो हैं ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक तरीके का शेयरिंग है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। तो अब ये जो अमोनिया है इसके पास H है और H है। इस जो शेयर्ड पेयर है उसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं, फिर भी इसके पास ऐसा है। अब जो HOH है यानी वाटर, तो HOH में ये जो ऑक्सीजन है ये इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और इसको अगर इसकी प्रेजेंस में छीनता है, ऐसे नहीं छीन सकता है क्योंकि छीन लेगा तो फिर चिपक जाएगा ये इस पे आके। तो ये इससे छीन लेता है और इसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रख लेता है। यानी कि जो शेयर्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये अपने पास रख लेगा, कहेगा मेरा तो मेरा है, ये तुम्हारा भी मेरा है, और बाकी इसके पास तो और भी इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर है। तो इस तरीके से अब ये H+ बन गया ना। ये क्या बन गया H+। तो इसके आगे क्या होगा वो जरा देखें। इसके आगे ये जो NH H और H है और इसके पास ये है और इसने इससे छीन लिया है तो अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, एक ही होता है वो भी इसने ले लिया है। तो वो H+ इसके पास आएगा और बोलेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो और फिर हमारे साथ भी बॉन्ड बना लो जैसे आपने 3 के साथ बनाया है। और OH ने तो इसका इलेक्ट्रॉन ले ही लिया, तो जो OH है उसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि सेंटर में तो उतने प्रोटॉन नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। प्रोटॉन तो सेंटर पे जितने थे
उतने ही पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो जो नाइट्रोजन है इट एग्रीज द ऑफर ऑफ H+ कि ठीक है मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ और मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लूँगा ना। अब जरा देखिए कि नाइट्रोजन जब ऐसा करता है तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो उसको एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और एक अपने पास रखेगा और कहेगा कि हम आपसे बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड्स तो इसके पहले से ही हैं। ऐसा करने पर हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसका निगेटिव चार्ज चला गया, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया है तो इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने इसको दे दिया ना तो उसका तो प्लस चला गया क्योंकि उसके जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और साथ में OH- भी रहा इसके साथ। तो फाइनली ये ऐसा बन गया NH4 जिसको कि अमोनियम आयन हम कहते हैं, और इस पे प्लस चार्ज रहा और साथ में OH आयन। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो अमोनिया है वो वाटर को तोड़ देता है। वाटर को तोड़ दिया कि नहीं? वाटर को कैसे तोड़ दिया? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसके पास चले गए, एक इसका खुद का और एक हाइड्रोजन का। तो ऐसे ही HCl में भी होता है, हाइड्रोजन से क्लोरीन छीन लेता है और क्लोराइड आयन बना देता है, ऐसा पहले हमने बताया है। वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है और फिर वो H इसके पास आ जाता है और इसके पास अमोनियम आयन बनाता है। तो इस तरीके से भी बेस होते हैं। सो बेसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? बेसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। Some contains hydroxide ion and other does not contain hydroxide ion। जैसे कि अमोनिया की मैंने बात की, इसके पास नहीं था लेकिन फिर भी इसने हाइड्रोक्साइड आयन दिया कि नहीं, OH- दे दिया। Some contains OH ion। OH ion किसी किसी के पास होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी बेस के पास OH होगा, जैसे NaOH है, इसके पास OH है। इसी तरीके से CaOH होल ट्वाइस इसके पास है, MgOH होल ट्वाइस इसके पास है। तो ये सारे हैं। तो ये जो भी हैं जिसमें OH आयन है, सो सम कंटेन्स OH आयन एंड अदर डज नॉट कंटेन OH आयन, डज नॉट कंटेन OH आयन। ऐसे भी होते हैं जिनमें OH आयन ना हो, तो इस तरीके से भी हो सकते हैं। जैसे कि डज नॉट कंटेन में अमोनिया आ जाएगा, अमोनिया में नहीं। सो दोज बेसेस which contain OH ion are called alkali। those bases which contains OH ion are called alkali। उसको alkali कहेंगे। सो इसलिए ये जो एल्कली हैं वो भी बेस हैं, और जो एल्कली नहीं है जैसे NH3 इज़ नॉट एन एल्कली क्योंकि इसमें OH आयन नहीं है। सो NH3 डज नॉट कंटेन OH आयन। रिलीज तो करेगा, रिलीज करता है, पानी में डालने पर रिलीज कर देता है, रिलीज सब करेंगे बेस, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें OH आयन नहीं होते हैं। जैसे हमने यहाँ दिखाया अमोनिया नहीं था तब भी इसने रिलीज किया, और होता है तो भी रिलीज कर देते हैं। तो NH3 डज नॉट कंटेन OH आयन, OH आयन। तो ऐसे जो भी हैं, ऐसे जो भी बेस हैं जिनमें OH आयन नहीं हैं, वो सारे के सारे एल्कली। जैसे NH3 डज नॉट कंटेन OH आयन, सो इट इज़ नॉट एन एल्कली, so it is not an alkali। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं all alkali are bases
but all bases are not alkali. Some bases are alkali and some bases are non-alkaline. तो bases दो तरीके के हैं. So bases alkaline भी हैं और non-alkaline भी हैं. So कुछ होते हैं alkali और कुछ होंगे non-alkali. सो एल्कली एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन है. सो एल्कली वो होते हैं जो कि कंटेन्स OH आयन, कंटेन करता है हाइड्रोक्साइड, एंड रिलीज OH आयन इन वाटर एंड रिलीज OH आयन इन वाटर बाय आयोनाइजेशन. ये नॉन एल्कली क्या है? does not contain OH ion, but OH ion नहीं होता, but release OH ion in water. तो दो तरीके से होते हैं, एक एल्कली और एक नॉन एल्कली. तो इसमें NaOH, KOH ये सारे आ जाते हैं. CaOH होल ट्वाइस, NH4OH ये सभी एल्कली हैं और इसमें NH3 आ जाएगा. इसका एग्जांपल जिसमें लोन पेयर हैं वे सारे आ जाएंगे. वैसे तो नॉन एल्कली में क्लोराइड आयन भी आ जाएगा. क्लोराइड आयन क्या होते हैं? इसने छीन लिया एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब ये जो क्लोराइड आयन है वो अमोनिया की तरह इस क्लोराइड आयन के पास भी, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन छोड़ देगा, कहेगा चले जाओ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो वो इसी के पास तो आएगा, तो फिर ये HCl बना देगा और OH आयन दे देगा. तो इस तरीके से ये हो जाता है. तो कुछ ऐसे जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अमोनिया के पास था तो हाइड्रोजन चला आया इसके पास और बोला कि आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और मेरे साथ बॉन्डिंग कर लीजिए, क्योंकि मेरा तो डुप्लेट भी नहीं पूरा है. तो हाइड्रोजन ने ये नाइट्रोजन ने दे दिया. तो ऐसे कोई भी जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे नॉन एल्कलाइन बेस हुए. तो ये चीज़ है. अमोनिया के पास भी है, अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, तो ये चीज़ है. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ऑल एल्कली आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली. ऑल एल्कली ये मेन लाइन है. ऑल एल्कली आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली. तो ऐसा होता है. लेकिन जो नॉन एल्कलाइन है वो कम खतरनाक है. जैसे अमोनिया से हम लोग पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं, अमोनिया बाल में कलरिंग के काम में भी आता है, तो ज़्यादातर ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है. तो नॉन एल्कलाइन बेसेस सूदेस आवर स्किन एंड दे आर एंटीसेप्टिक, और कॉस्मेटिक्स के में भी काम आते हैं. तो ये लेस डेंजरस है, ये ज़्यादा डेंजरस है. अब जरा देखें. सो let us see the chemical properties of bases. फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख लिया है कि इनमें सोपी इन टच होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, और बेस है तो लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा. लेकिन किस लिटमस पेपर को? रेड लिटमस पेपर को. इसके अलावा OH आयन वाटर में देता है. ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है. और इलेक्ट्रोलाइट भी है, क्योंकि ये आयोनाइज होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस. ऑफ बेसेस. केमिकल प्रॉपर्टीज बेसेस की देखिए. बेसेस रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. पहली प्रॉपर्टी क्या है? बेसेस रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म salt and
हाइड्रोजन गैस H2 गैस। जैसे कि जिंक है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, बेस है, और ये मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए, बेस रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट दैट इज Na2ZnO2 और प्लस H2, ये चीज़ बना देगा। इसको कहेंगे सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। जरा सोडियम जिंकेट को देखो किस तरीके से है। तो ऑक्सीजन इन दोनों से ही, इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 हैं सोडियम तो दोनों से एक, और जिंक से भी 2 ले रहा है, तो सबने अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इसका जरा फार्मूला देखिए, 2 सोडियम हैं, उन्होंने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जिंक ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए, और वो 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन ने ले लिए, तो 2 माइनस इस पे और 2 माइनस इस पे, तो 4 माइनस इधर चार्ज और 4 प्लस का इधर चार्ज, और फिर ये लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से जुड़ गए और आपस में इन्होंने सोडियम जिंकेट बना दिया। सोडियम जिंकेट तो 4, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, और ये बेटर डोनर है, तो इन्होंने बिना शर्त इसको दे दिया और आयनिक बॉन्ड बनाया। When one side transfer takes place during formation of some molecule, then such chemical bond is known as ionic bond। तो ये वन साइड ट्रांसफर है, यहाँ शेयरिंग नहीं हो रही है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और ये ले के ऑक्टेट पूरा कर रहा है। नॉन मेटल ले के पूरा करते हैं, और मेटल इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो ये सोडियम जिंकेट बन गया। तो चूँकि इसमें मेटल है और साथ में एक एनायन भी है, तो ये सॉल्ट हो गया। तो व्हेन बेस रिएक्ट्स विद मेटल दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फिर उस हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग भी की जा सकती है। अगर आप उसे सोपी वाटर से डिस्प्लेस कराएंगे और फिर उसमें एक बर्निंग स्प्लिंट लाएंगे, तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगी। नाउ अगर हम इसी में बेस की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराएं तो क्या होगा? Now when bases are reacted with aluminium, what happens? So NaOH plus Al एल्यूमिनियम के साथ हमने करा दी, तो इससे क्या चीज होगी? Now it forms NaAlO2, NaAlO2 बन जाएगा, NaAlO2, और साथ में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल भी लगेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल भी लगेगा। तो जरा देखिए, इसको बैलेंस कर देते हैं। सो यहाँ आप ऐसा करें, इस पे 2 लगा दें और इस पे 2 लगा दें और इस पर 2 लगा दें। तो अब आप इसमें देखिए कि ऐसा करने से एल्यूमिनियम और सोडियम तो बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ये कितने ऑक्सीजन हैं? 4 ऑक्सीजन हैं, तो 4 में से 2 ऑक्सीजन तो इसके पास हैं, तो 2 इसके पास कर दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 और प्लस 2, तो 6 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ 3 लगा दें। तो इस तरीके से यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, अदरवाइज इसे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी कहते हैं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसको कहेंगे, इसका नाम ऐसा है, उसको हम आगे देख लेंगे, क्योंकि इसके साथ 2H2O एक्स्ट्रा रहेगा जब ये क्रिस्टलाइन होगा। तो इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, भी कई जगह बोला जाता है, और नहीं तो जो करेक्ट नेम है वो मेटा एल्यूमिनेट है। तो जरा देखें ये क्या चीज़ है। एक सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और एल्यूमिनियम की 3 की वैलेंसी है तो उसने 3 अपना दे दिया, और 2 ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इस तरीके से इनके बीच में एक तरीके का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ,
और ये जो बॉन्ड बना वो कौन सा हुआ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. व्हेन बेसेस रिएक्ट्स विद मेटल दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. सो बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. ऐसा. अब आगे देखें, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. सो दूसरी रिएक्शन, बेस रिएक्ट्स विद मेटेलिक ऑक्साइड के साथ नहीं रिएक्ट करते. जैसे पीछे आपने देखा था कि ZnO के साथ एसिड रिएक्ट करता था, तो ये नहीं वैसे रिएक्ट करता, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है. ऐसा क्यों, वो अभी हम बताते हैं आपको. सो बेस रिएक्ट्स with non-metallic oxide, non-metallic oxide to form salt and water, to form salt and water. ये चीज़ है. इस चीज़ को ज़रा देखें. हम दो चीज़ लेते हैं. पहले तो इस रिएक्शन को समझने से पहले दो चीज़ लेंगे. एक मेटल ऑक्साइड लेंगे और दूसरा लेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्साइड जरा देखें तो मेटल ऑक्साइड क्या है, CaO, MgO, Na2O, ये सारे मेटल ऑक्साइड हैं. ठीक है. और इसके अलावा भी है जैसे ZnO, ये सब मेटल ऑक्साइड हैं. K2O, पोटाशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2, SO2, SO3, NO2, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं. तो ज़रा देखो, अगर मान लीजिए कि आप इसमें वाटर डाल दें तो क्या होगा. तो अगर आपने इसके साथ वाटर की रिएक्शन करा दी तो जानते हैं क्या बनेगा. वाटर की रिएक्शन करा दीजिए तो ये आप लोग ये रिएक्शन जानते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, बेस है. पानी में डालते ये दिखा देता है कि ये बेस है. और एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर हमेशा प्रेजेंट है, इसलिए मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं. क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर है उससे रिएक्ट करके ये धीरे धीरे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करने लगते हैं. जैसे ये देख लो MgOH होल ट्वाइस. तो अब Na2O अगर इसमें वाटर डाल दिया जाए तो क्या होगा, 2NaOH. सारे के सारे बेसिक हैं. पानी की तो कोई कमी नहीं है एटमॉस्फेयर में, या वैसे भी पानी की कमी नहीं है. तो इसलिए वाटर के संपर्क में आते ही ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ कर देते हैं. ज़्यादा पानी डालोगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे. और Zn है तो ZnOH होल ट्वाइस. और ये K2O है, यदि H2O इसमें मिला दिया जाए तो ये 2KOH बना देगा. इस तरीके से मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ये कैसे होंगे, दीज आर बेसिक इन नेचर. They release OH ion in water. They release OH ion in water. अच्छा, इसीलिए क्या होता है, ये रिलीज करते हैं OH ion. हैंस जब ये बेसिक हैं तभी तो एसिड से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एसिड और बेस की ही रिएक्शन होती है. सारी रिएक्शन जो भी है होती है वो एसिड और बेस की ही होती है. तो अब ये बेसिक हो गए क्योंकि OH आयन दे सकते हैं. तो जब मेटल ऑक्साइड बेसिक हैं तो वो लोग किससे रिएक्ट करेंगे, HCl, H2SO4, इन सब की रिएक्शन दिखाई है कि नहीं अभी आपको पिछले वीडियो में. सो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड. मेटल क्योंकि ये बेसिक है, देख लो लिखा है बेसिक. सो दे रिएक्ट विद एसिड. इसलिए वो एसिड, जैसे कि HCl से हमने आपको रिएक्शन पीछे दिखाई है, आप पेज पलट के देख सकते हैं, और HNO3 के साथ इन सब की रिएक्शन दिखाई है. सो पीछे दिखाया था, एक प्रॉपर्टी ही थी कि
एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हम जरा नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करें तो नॉन मेटल ऑक्साइड में अगर आपने पानी डाल दिया तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया, ये तो पेप्सी है। तो इसलिए नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, यही तो है एसिड, वीक एसिड है कि नहीं। SO2 में वाटर डाल दो तो H2SO3 बन गया, सल्फ्यूरस एसिड, इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें पानी डाल दीजिए तो क्या होगा, अगर इसमें आपने पानी डाल दिया तो क्या बनेगा, H2O डाल दीजिए तो वाटर डाल देने से ये बनेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NO2 में वाटर डाल दिया तो HNO3 बन जाएगा, दैट इज 2HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि HNO3 बन जाएगा और बाकी रिएक्शन बैलेंस की जा सकती है। तो HNO3 तो यहाँ पर 6 हैं, यहाँ 4 और प्लस हाफ O2 और लगा दें और फिर बैलेंस कर लें, तो इन सब के साथ ये रिएक्ट करके ऐसा बना देता है, ये चीज़ होती है। तो हम ये देख सकते हैं जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटेलिक हैं, वो वाटर के साथ मिलके कितने डेंजरस एसिड दे रहे हैं। तो पानी तो हर जगह मौजूद है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। और तभी तो यहाँ पर बात की गई है कि बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो एसिडिक हैं और इसीलिए तो वो बेस से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो बेस और एसिड की हो सकती है। मेटेलिक ऑक्साइड क्यों इससे रिएक्ट करेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं, दे आर बेसिक। बेस क्यों बेस से रिएक्ट करेगा, दो बेस आपस में नहीं रिएक्ट करते। क्या HCl H2SO4 से रिएक्ट कर जाएगा, नहीं करेगा। तो इस तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सारे के सारे एसिड दे रहे हैं। So non-metallic oxides are acidic in nature. Metallic oxides are acidic in nature. So they react with base. तो वो एसिडिक हैं तभी तो बेस से रिएक्ट कर रहे हैं, यही बात है। तो इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि बेस हमेशा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं। ज़रा देखें क्या रिएक्शन होती, ये आपको समझाने के लिए था, ये हमारे मेन प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो भी बात आपको बताई गई है, इट वॉज फॉर योर नॉलेज दैट कि वाई बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक हैं। अब हम देखते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर NaOH CO2 से रिएक्ट कर जाए तो CO2 एसिडिक होता है, तो इसके साथ इसका रिएक्शन होने पर क्या होगा, दैट इज Na2CO3 बना देगा, ये एक सॉल्ट है और साथ ही साथ वाटर बना देगा। तो ये चीज़ एक एसिड है और ये बेस है, न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बना दिया, वाटर बना दिया। ऐसा एसिड ने भी किया था, यदि आपको ध्यान हो तो ये आपकी मेमोरी के लिए बता रहा हूँ कि HCl ने क्या किया था, HCl ने किसके ऑक्साइड से रिएक्ट किया था, मेटल के ऑक्साइड से, ये मेटल का ऑक्साइड है, और उसने भी सॉल्ट बनाया था और वाटर बनाया था। तो वास्तव में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो इस तरीके से बेस ने एसिड से रिएक्ट की और एसिड ने किससे रिएक्ट किया, बेस से, और दोनों ने क्या बनाया, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हुई। सो दिस इज सॉल्ट, जिसको कि सोडियम कार्बोनेट भी कहा जा सकता है, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा।
और प्लस वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो दिस इज फॉर रेफरेंस है, ये इसका पार्ट नहीं है कि कैसे एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। हमारा काम तो ये है कि बेस नॉन मेटल से ऑक्साइड से कैसे रिएक्ट करता है। तो NaOH ने CO2 से रिएक्ट किया। यदि NaOH SO2 से रिएक्ट करे तो क्या करे, जरा ये भी देखें। तो NaOH नो बेसेस रिएक्ट्स विद, जैसे इसने अगर मान लीजिए कि SO3 से रिएक्ट कर लिया तो क्या होगा, तो Na2SO4 बन जाएगा। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्योंकि ये भी तो एक एसिडिक है, एसिडिक। ये गैस अगर नाक में चली जाए तो नाक को जला दे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। नाक में तो वाटर होता ही है, नॉस्ट्रिल्स में, तो इसलिए इसको, ये जब भी गैस का टेस्ट लोग करते हैं तो चक्कर खा के गिर जाते हैं लेबोरेटरी में। तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए, इट इज़ वेरी डेंजरस गैस। तो Na2SO4, और जहाँ ज़्यादा CO2 निकलती है वहाँ पर भी नाक में एसिडिटी महसूस होती, जलन लगती है, तो इसलिए एसिडिक गैस है। अब देखो Na2SO4 और H2O, तो सोडियम सल्फेट बना, सोडियम सल्फेट। तो हमने फिर से आपको दिखा दिया कि बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ऐसा दिखाया। अब देखिए नाउ अनदर बेस, मान लीजिए कि CaOH होल ट्वाइस। कभी आपने इसकी CO2 से रिएक्शन देखी है लाइम वाटर टेस्ट में? तो ये क्या बनाती होगी, क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है जो मिल्की इन कलर होता है और वाटर बना देती है? ये रिएक्शन हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं। तो इसलिए बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये चीज़ हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर वो SO3 से रिएक्ट कर जाए तो CaSO4 बना दे और H2O बना दे, तो इस तरीके से सॉल्ट एंड वाटर। तो जो बेसेस हैं दे रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे ही CaOH होल ट्वाइस प्लस NO2, तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा, CaNO3 होल ट्वाइस और प्लस वाटर। अब हम इसकी बैलेंसिंग चेक करें तो यहाँ पर 2 O हैं और 2 O 4 हैं, जबकि यहाँ 6 हैं और 7 हैं। तो इधर 4 हैं और इधर कितने हैं, 7। बाकी चीज़ें क्या ठीक है? नहीं ठीक हैं, तो यहाँ 2 लगाओ। तो 4 और 2 अभी हैं, तो यहाँ 6 O है, और जबकि यहाँ पर 7 है तो हाफ O2 और लगाना पड़ेगा, फिर पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो इन दिस केस वी कैन से दैट बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तभी सॉल्ट बनता है, ये बात ध्यान रखने योग्य है। नाउ अब तीसरी बात, बेस रिएक्ट्स विद एसिड, विद एसिड, ऐसा भी करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो व्हेन इक्विमोलर अमाउंट, दोनों के इक्वल मोल लिए जाएं, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस आर रिएक्टेड विद ईच अदर, देन दे न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि NaOH और प्लस HCl की रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा, NaCl बन जाएगा और साथ ही साथ वाटर निकल जाएगा। तो और ये दोनों ही खतरनाक है, मगर ये खतरनाक नहीं है। सो इफ इक्विमोलर अमाउंट ऑफ, ये सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट, व्हेन इक्विमोलर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम क्लोराइड। सो व्हेन
इक्वी मोलर amount of acid and base are mixed with each other, then they neutralize each other. तो वो दोनों न्यूट्रलाइज ईच अदर कर देते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं. ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऑल सोप्स, जो भी हमारे सोप्स हैं वो वीक बेसेस हैं. कोई आपसे पूछे तो डिटर्जेंट, डिश वाशर सोप, रिन, ये सारे के सारे, लाइफ बॉय, रेक्सोना, ये वीक बेसेस हैं क्योंकि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. तो ये वीक बेसेस हैं. और जब अम्ल और क्षार परस्पर समान मोलों की संख्या में अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं. इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं. एंड अबव रिएक्शन इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जैसे कि अगर हम CaOH होल ट्वाइस लें, एक बेस ले लें, और H2SO4 ले लें तो CaSO4 बन जाएगा और 2H2O बन जाएगा. तो यहाँ पर भी बेस है और प्लस एसिड है और बना सॉल्ट और प्लस वाटर. तो ये चीज़ होती है, बेस एंड एसिड आपस में मिलके कैल्शियम सल्फेट बना देते हैं. कई जगह कैल्शियम सल्फेट की चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, तो ये चीज़ें हो जाएंगी. कई बार AlOH होल थ्राइस प्लस H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड. तो 3H और 3OH मिल करके AlPO4, क्योंकि 3 इसकी वैलेंसी और 3 इस पे निगेटिव चार्ज और 3 इस पे पॉजिटिव चार्ज. 3 इसने दिया, 3 इसने लिया, और प्लस 3H2O. तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन की और एल्यूमिनियम फॉस्फेट बना दिया. पर बात यही है कि बेस ने एक एसिड से रिएक्ट किया और सॉल्ट एंड वाटर बनाया. तो हमारा मेन फार्मूला है बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. ये बात है. सो अभी तक हमने जो चीज़ देखी बेस के साथ, पहली बात देखी कि जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है और मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस H2 बनाता है. जैसे कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट देखा था. वही बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, सो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है क्योंकि ये एसिड और ये बेस. तो ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर. इस तरीके की भी हमने 7 रिएक्शन देख ली हैं. नाउ यही बेस जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी एसिड ही है, तो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर. तो इस तरीके से ये 3 फार्मूले हमारे बेस के हैं. अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि किसी एक मेटल को लो और इन तीनों के साथ रिएक्शन दिखाओ तो कैसे दिखाओगे? नाउ आप 3 तरीके से दिखाएं. सो एक बेस लो NaOH, तो ये कहा जाएगा कि NaOH की इनके साथ रिएक्शन दिखाओ तो NaOH. तो सबसे पहली रिएक्शन आप मेटल के साथ दिखा दें, जिंक के साथ. तो इसलिए Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. बैलेंसिंग का कोई सवाल नहीं. और इसी में अब CO2 से कहा जाएगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड से दिखाओ
तो Na2CO3 बन जाएगा और प्लस वाटर बन जाएगा, बैलेंसिंग का सवाल नहीं। और अब कहा जाएगा इसकी एसिड के साथ रिएक्शन दिखाओ, तो NaCl प्लस H2O, फिर से सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इस तरीके से किसी एक बेस के साथ सबकी रिएक्शन दिखाई जा सकती है। पहले भी हमने एसिड के साथ इसी तरीके की सारी प्रॉपर्टी कंसोलिडेटेड फॉर्म में दिखाई थी, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हो गया एक साथ। नाउ ऐसा ही हम CaOH होल ट्वाइस के साथ करेंगे और तीनों के साथ इनकी रिएक्शन दिखा देंगे। तो स्लेकेड लाइम के साथ ज़रा देखिए या लाइम वाटर के साथ देखिए। तो पहली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी, पहले आप इसके किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा दें। तो नाउ अगर आप Zn के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन को पहली वाली छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा फिर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, बाकी दो के साथ हम दिखा देते हैं। तो सोडियम की अभी आपके सिलेबस में उसी को पढ़ें। तो पहली आप ये देखिए कि मान लीजिए इसको आप नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ दिखाएं और दूसरा आप HCl के साथ दिखाएं, तो ये क्या होगा, CaCO3 प्लस H2O, तो ये बैलेंस्ड है। CaCO3 ए को इसने ले लिया, फिर ए को बचेगा तो H2O, और CaCl2 प्लस H2O। सो वी हैव सीन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, कि बेसेस किस तरीके से होते हैं। कंसंट्रेटेड बेस इज आल्सो डेंजरस एंड इट इज टू बी डाइल्यूटेड as per the stipulated manner as suggested for the dilution of acid. So dilution of base is, तो वैसे ही होना चाहिए। So concentrated base is as dangerous as concentrated acid is dangerous to handle. While its dilution, the same precautions are adopted as was adopted in dilution of acid. While dilution of base, same precautions are adopted. Precautions are adopted as are adopted while diluting base, diluting acid। जैसा एसिड के डाइल्यूशन में किया गया था, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो उसी तरीके से हमें बेस के डाइल्यूशन में भी करना है, वही सारे पॉइंट्स रहेंगे। एक पॉइंट हम लोगों ने बेस की प्रॉपर्टी में छोड़ दिया है कि बेसेस आर कोरोसिव इन नेचर, तो ये पॉइंट आप लोग अपने उसी फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐड कर लें कि जो बेसेस होते हैं वो कोरोसिव भी होते हैं। तो यहाँ पर आप एक और पॉइंट जोड़ दें कि बेसेस आर कोरोसिव। अगर इसको भी कहीं भी रख दें मेटल के आसपास तो मेटल में जंग लग जाएगा इन नेचर, क्योंकि इनमें भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडेशन ही तो कोरोजन है, तो इसमें ऑक्सीजन की कहाँ कमी है, सब में तो OH है। तो बेसेस आर कोरोसिव इन नेचर, तो उस मेटल को रिएक्ट करा देगा और रिएक्शन होने पे कार्बोनेट बन जाए, सल्फेट बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो सब कोरोजन ही है। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया कि बेसेस आर कोरोसिव इन नेचर। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।